तो अगला टॉपिक क्या है आपका, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, 1398 से 1399 के बीच। ठीक है, अब ये तैमूर लंग का आक्रमण को आपको पढ़ना है, जो सबसे खतरनाक आक्रमण था भारत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे पहले तैमूर लंग के बारे में देख लो रे भैया कि ये आदमी क्या था। तैमूर लंग का जो जन्म हुआ था, इसका DOB था, डेट ऑफ बर्थ था तैमूर लंग का, ये 1336 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, तैमूर लंग का। ठीक है, और ये कहां पे, उज्बेकिस्तान पे, यहां पे उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहते हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके जो पिता थे, इनके जो पिता थे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फिर वो बाद में कन्वर्ट होके बन जाते हैं क्या, मुस्लिम, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा। ठीक है, अब इनके पिताजी की जो मृत्यु होती है कम से कम 1360 ईस्वी में इसके पिताजी की मृत्यु होती है। इसके पिताजी उज्बेकिस्तान में एक छोटे से जो क्षेत्र रहता है ना, वहां पे शासन करता था। ठीक है, छोटा सा क्षेत्र था लेकिन राजा था। अब उसके बाद 1360 में जैसे ही उसके पिताजी की मृत्यु होती है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, तैमूर लंग की। अब कहानी यहां से चालू होता है, जैसे ही तैमूर लंग के ऊपर जिम्मेदारी आती है, जैसे ही वहां पे उस छोटे से क्षेत्र का शासक बनता है, राजा बनता है, सुल्तान बनता है, कहानी चालू होती है। तैमूर लंग ना एकदम क्रूर व्यक्ति था। क्या था, एकदम क्रूर, और इसको ना चाहिए क्या था, संपत्ति अर्जित करना था, जहां भी जाए वो संपत्ति अर्जित करना था, इसको संपत्ति अर्जित करना था। ठीक है, तो जितना भी ये देखो उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान के जितना भी आसपास के क्षेत्र है, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, बगदाद हो गया, सब जगह वहां पे जाके आक्रमण करता है और वहां के राज्य को तहस नहस करता है और अपार संपत्ति को लूट लेता है। उसको संपत्ति की आवश्यकता थी, ठीक है, और अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, तो अपार संपत्ति उसने लूटा। यहां तक से समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पूरा संपत्ति। अच्छा, ये बोलने का मतलब ये जहां पे भी जाता था पूरा राज्य को तहस नहस कर देता था। इवन एक इतिहासकार ने इसके बारे में लिखा है कि ये फसलों को भी जला देता था। तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि वे व्यक्ति कैसा था, तैमूर लंग। ठीक है, और तैमूर लंग मतलब क्या, लंगड़ा। तो ये इसके बारे में एक स्टोरी है कि शुरुआत में जो लड़ाई लड़ रहा था ना, तो उसका एक पैर वो घायल हो गया, एक पैर में चोट आ गया, जिसके कारण वो जिंदगी भर अपाहिज रहा। इसी कारण इसको क्या बोला गया, तैमूर लंग। और ये तैमूर लंग खुद को चंगेज खां का क्या वंशज मानता था। तैमूर लंग किसको, चंगेज खां का वंशज मानता था। एक तो बाबर तैमूर लंग का वंशज है, तो ये तो सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन तैमूर खां किसको अपना वंशज मानता था, ठीक है, चंगेज खां को। क्लियर है। और उसी की तरह भाई पूरे दुनिया में एकदम राज करना चाहता था कि मैं ही छूं भाई, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहां तक की कहानी समझ में आया। अब उसको यह पता चलता है कि भारत में भी अपार संपत्ति है। ये भारत को ये कोई वहां पे राज्य की स्थापना या फिर खुद वहां पे सुल्तान बनना नहीं चाहता था। उसको बस इतना पता चलता है कि भारत में अपार संपत्ति, तो भारत को लूटा जाए करके। ठीक है, तो दूसरा कहानी अब देखो कि क्या होता है। लगभग ये 1398 में अपना इसका एक पोता रहता है जिसका नाम रहता है पीर मोहम्मद। ठीक है, 1398 में अपने पोते पीर मोहम्मद को इंडिया भेजता है, और इंडिया के ये क्या करता है, जो मुल्तान है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, मुल्तान को क्या करता है, जीत लेता है। और फिर अपने दादाजी को वो करता है कि भाई हाँ मैं यहां पे जीत ले, अब आप आ जाइए करके। अब ये तैमूर लंग निकलता है कहां, भारत के लिए। ठीक है, तो भारत की जर्नी कुछ इसकी इस प्रकार थी, देखिए भारत की जर्नी कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, अप्रैल 1398 ईस्वी में ये निकलता है। कहां से, उज्बेकिस्तान में ये अपना एक राजधानी बनाया था, समरकंद को अपनी राजधानी बनाया था, वहां से निकलना चालू करता है। और लगभग दिसंबर, ठंडी का दिन था भैया, दिसंबर 398 ईस्वी में ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है दिल्ली के पास। दिल्ली के प्रथम मतलब दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही ये कहां पहुंच जाता है, दिल्ली में पहुंच जाता है।
लेकिन वो जिस रास्ते से आता था, जो भी क्षेत्र पड़ता था, जो भी राज्य पड़ता था, लूटपाट मचा लेता था, संपत्ति को अर्जित करता था और तहस नहस पूरा बर्बाद कर देता था। और ये लगभग 90,000, याद रखना ना, ये लगभग 90,000 सैनिकों के साथ आया था, 90,000 सैनिकों के साथ आया था। ठीक है, और ये ऊंट वाला जो रहते हैं ना, जैसे ना घुड़सवार रहते हैं ऊंट, तो ऊंट को भी लेके साथ में आया था लड़ने के लिए। ठीक है, और कुछ सैनिक जो रहते हैं वो बीच में ही मारे गए थे। ठीक है, वहां तक पहुंचने में भी बहुत समय लगा था। तो अप्रैल से दिसंबर 1398 याद रखिएगा। अब आगे की कहानी देखिए। ठीक है, उस समय हमारे दिल्ली में, ठीक है, तुगलक वंश का शासक था और नसरुद्दीन महमूद तुगलक को जरा से भी अंदाजा नहीं था कि भाई पंगा किससे होने वाला है, सामने कौन है। वो अपने एकदम मस्ती में मस्त देख लेंगे ऐसे करके, और ये इधर बढ़ते जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि भाई होना क्या है ऐसे करके। अब इन दोनों के बीच ऑब्वियस ही बात है, भाई दिल्ली को लूटने के लिए आ रहा है तो फिर इसको भी तो कुछ फर्ज बनता है, इसका भी। लेकिन इसको समझ में आ गया था कि मैं बस हारने वाला हूं, हम नाम मात्र का युद्ध करने के लिए जाएंगे, लेकिन चलो देखा जाए करके। अब युद्ध होगा इसके बीच। तो जो युद्ध होता है, पहले इसको देख लो कि ये कितना सैनिक लेके गया था, इसको देख लो कि ये कितना सैनिक लेके गया था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है ना, लगभग 40,000 पैदल सैनिक प्लस लगभग 10,000 अश्वारोही और लगभग 120 हाथियों के साथ लड़ने के लिए गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो हाथी 120 हाथियों के साथ लड़ने के लिए गया था, भारत में हाथी थे। तैमूर लंग ने हाथी वगैरह देखा नहीं था, बस सुना था हाथियों के बारे में कि भाई हाथियों का जो प्रयोग है सेना में होता है, और हाथी एकदम एक ही डायरेक्शन में जाता है और जितने भी सेना रहता है सबको कुचल उचल देता है ऐसे करके, बस सुना था। कैसे निपटा जाए तो उसके लिए भी नीति बना के रखा था। तो देखो अब इनका युद्ध होगा, इसके पास 40,000 प्लस 10,000 और 120, ठीक है, लगभग 50,000 के आसपास सैनिक, और इसके पास 90,000 सैनिक से थे, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं चलो मान के चलो 85,000 इनके पास सैनिक थे। और साथ ही साथ एक बात यहां पे याद रखिएगा, जो सबसे खतरनाक चीज है, एक बात और याद रखिएगा, यहां पे लगभग 1 लाख हिंदू कैदी, 1 लाख हिंदू कैदी को ये कैद करके रखा था। कौन? तैमूर लंग। अब ये क्या करता है, इसका दिमाग देखिए, ठीक है, बुद्धि देखिए। तैमूर लंग क्या करता है, लगभग 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्लेआम कर देता है, मरवा देता है। 1 लाख हिंदू कैदियों को मरवा देता है और अपनी आत्मकथा में लिखता है, मैं क्या करता, नहीं मरवाता तो मैं उसको क्या करता। क्यों मरवाया? उसको यह शक था कि भाई उधर से महमूद आ रहा है, तुगलक आ रहा है, ठीक है, और अगर वो लड़ाई में अगर जीतने लग जाए और ये 1 लाख हिंदू कैदी उसको सपोर्ट कर दे तो हम लोग लड़ाई हार जाएंगे। तो लड़ाई होने से पहले, ठीक है, लड़ाई हुआ था पानीपत में, लड़ाई होने से पहले, ठीक है, इन 1 लाख हिंदू कैदियों को क्या कर देता है, ठीक है, कत्लेआम करा देता है, सबको मार देता है। समझ में आ रहा है? अब 1 लाख हिंदू कैदी को मार दिए, अब होने वाला है युद्ध। अब जब युद्ध होता है, देखो, अब जब युद्ध होता है तो ये जो युद्ध होता है तो इन लोग के पास हाथी, लगभग 120 हाथियों का ये क्या था, फौज था, ठीक है, और इधर भी इसके पास भी सैनिकों की कमी नहीं थी। लगभग चलो मान के चलो इसके पास 85,000 भी सैनिक रहे होंगे, ठीक है, 85,000, लेकिन ये हाथी का वो रहता है ना, तो इसने अब ये ऊंट को लाया था, जो तैमूर लंग है ना वो ऊंट को लाया था। अब दिमाग लगाता है ये क्या करता है, हाथियों से निपटने के लिए ऊंट के ऊपर कुछ रखता है, जैसे पेरा वगैरह, पेरावट टाइप का रखता है कुछ, और उसको जला देता है। और ये ऊंट क्या करते थे, ठीक है, उसके पास जाते थे, किसके पास जाते थे, ठीक है, हाथियों के पास। तो हाथी उसके डर के मारे, आग को देखे तो डर के मारे क्या हो जाते थे, वो जहां से जा रहे थे अपना रास्ता बदल लेते थे और अपने ही सैनिकों को क्या करते थे, कुचल के आगे निकल जाते थे। तैमूर लंग लिखता भी है कि मैं कई हाथियों के सूंड को काटा हूं करके। आप समझ सकते हो आपको कितना दिमाग लगाया होगा। ये इतिहासकार बोलते हैं भाई ये आदमी बुद्धिमान था,
राजनीति भी जबरदस्त था, सब कुछ एकदम जबरदस्त था, पावर भी जबरदस्त था। ठीक है, मैं एक चीज पर गौर किया हूं भाई कि जिन लोग भगवान लोग जिनको अपंग दे देते हैं, अपंग जिसमें रहता है तो उसमें बुद्धि दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बुद्धि दे देते हैं। और खास कर जिन लोग जो लंगड़े रहते हैं, ठीक है, तो अपंगता जिनमें रहती है, ठीक है, उनके पास तो बुद्धि तो और पूछो मत, उनका दिमाग और तेज चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कमेंट करके बताना भाई कि ये सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जहां तक से मेरा तजुर्बा है, ये इस प्रकार से दिमाग लगाई, वो भी समझ में नहीं आया तुगलक को कि भाई ये कर क्या रहा है ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है, ये लड़ाई हार गया। तुगलक जो है ये लड़ाई हार जाता है। ठीक है, तुगलक लड़ाई में हार जाता है। ये क्या करता है, लड़ाई ये हार जाता है और भग के कहां चले जाता है, गुजरात चले जाता है। भग के कहां चले जाता है, गुजरात। और इसका एक ना वो वजीर रहता है मल्लू इकबाल करके, ऐसा कुछ नाम रहता है, मल्लू इकबाल, वो भी भग जाता है। अब दिल्ली खाली है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही लड़ाई खत्म होता है, ठीक है, उसके जस्ट दूसरे दिन ये कहां पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। कहां पहुंचता है, दिल्ली। चलो भैया, अब आ गया दिल्ली। अभी तक से क्या देखा, इसका बैकग्राउंड देख लिए हो ना। तैमूर लंका, ये व्यक्ति क्या करता है, जहां भी जाता है राज्य को बर्बाद कर देता है, तहस नहस कर देता है, जला देता है सब कुछ को। अर्थव्यवस्था पूरा ठप पड़ जाता है। दिसंबर में दिल्ली पहुंचता है, ठंड का समय रहता है। तो ये क्या करते हैं, इसके सैनिक अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि जाओ सबसे अपना टैक्स वसूलो, पैसा वसूलो। तो दिल्ली की जो जनता रहती है वो इतना ज़्यादा टैक्स, इतना ज़्यादा पैसा देने से इनकार करते हैं। तो सबको ऑर्डर दे देता है कत्लेआम कर दो करके, सबको मार दो। लगभग 5 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम होता है। 5 दिनों तक लगभग दिल्ली में पूरा कत्लेआम होता है। धन संपत्ति सबको लूट लेते हैं और दिल्ली में लाशों का पूरा ढेर बिछा देते हैं। इतना लाश हो जाता है दिल्ली में, कि वहां पे बीमारी फैल जाता है केवल लाशों के ढेर के कारण। आप सोच सकते हो, अंदाजा लगाओ, थोड़ा कल्पना करो कैसे रहा होगा तैमूर लंग संपत्ति लूटने के लिए। अच्छा, एक कुछ लोग इसको, कुछ इतिहासकार इसको ग्लोरीफाई करते हैं, इसके साथ जस्टिफाई करते हैं कि तैमूर लंग को पता ही नहीं था कि इसके सैनिक ऐसा कर रहे हैं करके। अरे भाई, जो गलत है उसको गलत बोलो ना, बिना इसके आदेश के कैसे ये हो जाएगा? तैमूर लंग ने ही आदेश दिया था, तभी तो ये हुआ क्या? तैमूर लंग ने आदेश दिया था कि कत्लेआम करो, तभी तो कत्लेआम हुआ क्या? और इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम दोनों मरते हैं। इसमें दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, तो दोनों मरते हैं इसमें। समझ में आ रहा है? और जो शिल्पकार थे, जो आर्टिस्ट लोग थे, शिल्पकार थे, ठीक है, और जो महिला दासी थी, उनको अपने साथ ले जाता है कहाँ, उज्बेकिस्तान, समरकंद। वहाँ पे नया आर्ट वगैरह बनाएंगे, कुछ बनाएंगे ऐसे करके, परछी चावड़ा बनाएंगे ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लगभग ये 15 दिन तक से था, 15 दिनों तक से ये दिल्ली में था। समझ में आ रहा है? ये 15 दिनों बाद जाता है, जब तक पूरा दिल्ली को तहस नहस ना कर दे। और इतना तहस नहस करता है, इतना बर्बाद कर देता है दिल्ली को कि सालों तक से अर्थव्यवस्था दिल्ली की एकदम ठप पड़ी थी। सालों तक से जहां भी जाता आग लगा देता। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई क्षेत्र है, कोई मार्केट एरिया है, ठीक है भाई, व्यापारी वर्गों को नहीं छोड़ा है, व्यापारी वर्गों को कत्लेआम कर रहा है, ठीक है, मार्केट एरिया है तो उसको भी पूरा उजाड़ रहा है, तो आदमी कहाँ, कोई तो बचा नहीं ना दिल्ली में, कहाँ से अर्थव्यवस्था वो होगा? इसके बाद सैयद वंश है, वो बेचारा तो पूछो मत, वो तो कैसे दिल्ली को चलाया वही जाने, वो लिखे, ये पूरा लिखा गया इतिहासकारों द्वारा। अर्थव्यवस्था ठप पड़ा था, बहुत सालों साल लग गए। तो सबसे खतरनाक आक्रमण था तैमूर लंग का। डर इस बात का लगता है बॉलीवुड वाले इस पर भी मूवी ना बना दे और इसको हीरो मत बना दे भाई, ऐसे आदमी को। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तुर्की था, ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो खतरनाक आक्रमण था वो तैमूर लंग का ही था। इसके बाद सैयद वंश आएगा तुगलक के बाद, लेकिन उसमें टाइम है, उसका स्टोरी एक अलग है। यहां तक से आप सभी को समझ में आया कि इसने क्या क्या किया था, ठीक है ना? तो ये 15 दिन रहा, 15 दिनों के बाद ये चले जाता है, ठीक है, दिल्ली उजाड़ हो गया है,
ठीक है। अब वो जहाँ से भी रास्ते से, जिस रास्ते से गया, ठीक है, उधर भी वो पूरा कत्लेआम मचाया, ठीक है, फिर पहुंच गया। अच्छा, तैमूर लंग की जो मृत्यु होती है ना 1405 ईस्वी में होती है, 1405 ईस्वी में। वो भी कब? जब चीन से ये युद्ध करने वाला रहता है, चीन से जब युद्ध के लिए निकलने वाला रहता है तब इसकी मृत्यु हो जाती है तैमूर लंग की। तो ये था तैमूर लंग, ठीक है, एक क्रूर शासक, ठीक है, राजनीतिज्ञ, ठीक है। और भारत पर इसका कोई मूल उद्देश्य, कोई भारत को राज्य या फिर राजधानी कब्जा करना, वो बिल्कुल नहीं था। इसका उद्देश्य यही था कि संपत्ति को लूटना। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। और कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो।